एक पुलिस नाके पर कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई थी। वहां पर एक दरोगा भी था और साथ में कुछ हवलदार भी थे। तभी जो दरोगा होता है उसे भूख लगती है और वह हवलदार से कुछ खाने के लिए मंगाने लगता है। तो जो हवलदार होता है वो चहकते हुए उसे बताता है कि साहब मैं अभी आपके लिए कचौड़ी लेकर आता हूं, क्योंकि यहाँ पर पास ही में एक महिला बहुत अच्छी कचौड़ी बनाया करती है और उसका स्वाद काफी ज्यादा लाजवाब है। इसके बाद वह जो हवलदार होता है वह उस महिला के पास जाता है और उन सभी के लिए खाने के लिए कचौड़ी ले आता है। अब दरोगा जब इन कचौड़ियों को खाता है तो उसे बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वह फिलहाल इससे कुछ भी नहीं कहता। लेकिन दूसरे दिन जैसे दरोगा साहब ड्यूटी पर आते हैं थाने में, तो उसी दौरान यहाँ पर जो हवलदार होता है उसे भेजकर उस महिला को बुलाने के लिए बोलने लगते हैं। कौन था वह दरोगा और किस वजह से उस कचौड़ी बनाने वाली महिला को अपने पास बुला रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है सुधीर। सुधीर पढ़ने लिखने में तो काफी ज्यादा होशियार ही है, लेकिन साथ में फिजिकल एक्टिविटी पर भी काफी ज्यादा गौर दिया करता है, क्योंकि उसके पिता सरकारी टीचर हैं और वह भी किसी सरकारी नौकरी में लगना चाहता है और इसीलिए वह अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर काफी ज्यादा ध्यान दिया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सुधीर होता है वह पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो जाता है। अब जैसे ही माता पिता का इकलौता बेटा कांस्टेबल पद पर लग गया था, तो उसके बाद माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और जब वे अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा अब तो हम तेरी शादी करा दें, तो उसके बाद बेटा भी हाँ में सर हिलाता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। सुधीर बड़ा ही सीधा लड़का था, उसे दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं था, वह बेमतलब की चीजों में बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। और इसी वजह से जब आज के माहौल को देखते हुए उसके माता पिता उसे पूछने लगते हैं कि बेटा अगर तुमने कोई लड़की पसंद कर रखी हो तो हमें बता दो, हम उसी से तुम्हारी शादी की बात कर लेंगे। तो सुधीर कहता है कि नहीं माँ बाबू जी, मैं ऐसे वैसे चक्करों में नहीं पड़ा करता और आप ही मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दो, उसी से मैं शादी कर लूंगा। इस बात को सुनकर माता पिता भी बड़े खुश होते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। अब लड़का जो कि पुलिस में कांस्टेबल था, तो इसी वजह से उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढी जाती है और ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है, जिस लड़की का नाम होता है आंचल। आंचल जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, यानी कि एक बड़ा भाई था आंचल का और उससे छोटी वो लड़की थी और उस पर काफी ज्यादा लाड़चाव आंचल के माता पिता किया करते थे। तो इसी वजह से जो आंचल होती है वो थोड़ी सी चंचल थी और वह फिलहाल ग्रेजुएशन कर रही थी। इसके बाद जब सुधीर के घर वाले आंचल को देखते हैं तो देखते ही उसे पसंद कर लेते हैं और यहाँ पर जो आंचल होती है उसे भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती, क्योंकि सामने जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वह पुलिस में कांस्टेबल था, तो उसकी जिंदगी पूरी आराम से व्यतीत हो जाएगी और कोई भी दिक्कत उसे नहीं होने वाली। इसी वजह से वह भी हामी भर लेती है और यहाँ पर दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों बच्चों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुधीर कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर आया हुआ था और यहाँ पर शादी करने के बाद जैसे वो वापस जाने वाला होता है तो उसी दौरान जो आंचल होती है वो उससे साथ चलने के लिए बोलने लगती है। अब पहले तो सुधीर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक वो लगभग 1 महीना शादी को उनकी को हो चुका था और यहाँ पर जो सुधीर होता है वह आंचल की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था और उससे प्यार कर बैठा था। तो इसी वजह से वह उसे मना नहीं कर पाता है और उसके बाद अपने माता पिता से उसको साथ ले जाने की बात करने लगता है। लेकिन यहाँ पर सुधीर के माता पिता जिन्होंने दुनियादारी देख रखी है वह उसे मना करने लगते हैं, कहते कि बेटा आज का जमाना काफी ज्यादा खराब है, तू तो ड्यूटी पर रहेगा और पीछे से बहू घर के अंदर अकेली रहेगी, तो ऐसा कर तू इसको यहीं पर छोड़ दे और तू अपनी ड्यूटी को कर ले। लेकिन यहाँ पर जो सुधीर होता है वह अपने माता पिता को समझाने लगता है, कहता है कि माँ बाबूजी इसको मेरे साथ जिंदगी जीनी है और मुझे इसके साथ, तो अब इससे क्या मतलब पड़ता है कि अकेली रहेगी, कल कला को जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो उसके बाद भी तो इसे अकेला ही रहना है, तो कोई बात नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। इस बात के लिए जब वो घर वालों से बोलता है तो घर वाले भी इस बात के लिए ज्यादा मना नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो बेशक से तू इसे अपने साथ ले जा सकता है। उसके बाद जो सुधीर होता है अपना और अपनी पत्नी का सामान पैक करता है और वहां से अपनी पत्नी को लेकर सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। सुधीर ने वहां पर अपने लिए क्वार्टर ले लिया था और उस क्वार्टर के अंदर अपनी पत्नी को रखा करता और खुद भी वहीं पर रहा करता है। धीरे धीरे इनकी शादी को 3 से 4 महीने और बीत जाते हैं और 3-4 महीने बाद यहाँ पर जो सुधीर होता है उसका एक और कांस्टेबल दोस्त बनता है जिसका नाम मनीष होता है और मनीष को वह अपने साथ अपने घर तक भी ले आया करता है। जब मनीष सुधीर के साथ सुधीर के घर आया करता है तो मनीष की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है और वह उसकी पत्नी की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है। यहाँ पर जो सुधीर होता है उन्हें इन बातों से कोई भी मतलब नहीं था और वह तो अपने दोस्त को अपनी तरह का ही समझा करता था कि वो उसकी पत्नी को भाभी ही समझा करता है और बिल्कुल भी उस पर ऐसी वैसी निगाह नहीं रखा करता। लेकिन यहाँ पर मनीष उसे अलग तरह की निगाहों से देख रहा था और यहाँ पर जो आंचल होती है वह भी मनीष को अलग तरह की निगाहों से देखने लगती है। धीरे धीरे लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने के अंदर मनीष और आंचल दोनों के बीच में
बहुत कुछ हो गया था और यहाँ पर सुधीर को इस बात की कानों कान तक खबर भी नहीं थी। कभी कभार जब सुधीर अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आया करता, 1-2 दिन की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के पास, तो यहाँ पर सुधीर के माता पिता इस बात को नोटिस कर लेते हैं और जैसे ही इन दोनों की शादी को 1 साल भर कंप्लीट होता है तो उसके बाद वह अपने बेटे सुधीर से कहने लगते हैं, बेटा लगता है बहू कुछ अलग तरह से चल रही है, तो इस पर ध्यान दे, ऐसा इस पर विश्वास मत कर जैसा तू कर रहा है। लेकिन सुधीर अपने माता पिता की बात को ऐसे टार देता है क्योंकि वह पुलिस में था और रोज वो ऐसे केस देखा करता था जहां पर सास ससुर बहू से जला करते हैं और उस पर तरह तरह के लांछन लगाया करते हैं। क्योंकि यहां पर जो आंचल होती है वो बड़ी अच्छी तरह से सुधीर के साथ रह रही थी और उसने बिल्कुल भी उसे ये बात महसूस नहीं होने दी थी कि वह किसी और के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में है। धीरे धीरे और कुछ समय बीतता है और जैसे इनकी शादी को 1.5 साल बीतता है तो 1.5 साल बाद एक दिन अचानक से जब सुधीर ड्यूटी से वापस लौटता है तो उसे घर के अंदर उसकी पत्नी नहीं दिखाई देती है और इसके बाद वह बड़ा ही हैरान और परेशान हो जाता है। सीधा वह अपनी पत्नी आंचल के उस फोन पर फोन करता है जो उसने अपनी पत्नी को दिला रखा है क्योंकि वह घर पर अकेली रहा करती है और इसी वजह से अगर उसे कभी परेशानी हो तो वह सीधा उसके पास फोन कर सके। लेकिन जैसे वो अपनी पत्नी के फोन पर फोन करता है तो वह फोन स्विच ऑफ जाता है और इसके बाद जो यहाँ पर सुधीर होता है उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं और वह सीधा पुलिस स्टेशन में अपने सीनियर को फोन कर देता है और उसे बताता है कि इस तरह से मेरी पत्नी घर के अंदर नहीं है। पुलिस वाले वहां पर आते हैं और वहां पर आने के बाद अच्छी तरह से मामले को देखते हैं। मामले को देखने के बाद वह फौरन से इस बात पर एक्शन लेते हैं क्योंकि मामला एक पुलिस वाले के साथ हुआ था और वह इसमें बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते क्योंकि उन सभी के भी परिवार हैं और कल कला को अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी सख्ती से काम करना होगा। इसी वजह से वो लोग सख्ती से काम करते हैं और जिस तरह से इनकी लोकेशन वगैरह निकाली जाती है, इन दोनों को ट्रेस किया जाता है, तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर ही सुधीर के सामने एक ऐसा सच आता है जिस सच को सुनने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी जो आंचल होती है वह उसके दोस्त मनीष, जो कि उसका दोस्त था जिसे वो अपने घर तक ले जाया करता था, उसके साथ भाग चुकी है और उसी के साथ रहने के लिए बोल रही है। अब जो सुधीर होता है वह सीधा अपने घर वालों के पास जाता है और वहां पर जाकर सभी लोगों की एक पंचायत का आयोजन करता है और उसी पंचायत के अंदर वह अपनी पत्नी आंचल और उसके प्रेमी मनीष को भी बुलाता है। हालांकि उसका सब कुछ छिन चुका है लेकिन फिर भी वह इस मामले को पंचायती तौर पर सुलझाना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर कितना बड़ा हुआ करता है और इसके चक्कर में कई साल बर्बाद हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो सुधीर होता है वह एक पंचायत का आयोजन करता है। वहां पर आंचल के घर वालों को भी बुलाया जाता है और जो आंचल के घर वाले होते हैं वह एक बार तो बिल्कुल आने से मना कर देते हैं क्योंकि उनकी बेटी ने जो काम किया था वो बिल्कुल भी सामाजिक नहीं था और इसके लिए वह उसे माफ नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहां पर सुधीर के कहने पर वो लोग आ जाते हैं और आकर जब आंचल से पूछा जाता है कि तुम क्या करना चाहती हो तो वह साफ साफ बोल देती है कि मैं तो मनीष से प्यार किया करती हूं और इसी के साथ अपनी आगे की जिंदगी को जीना चाहती हूं। ऐसा कहकर जो आंचल है उसने सभी लोगों को चौंका दिया था और इसके बाद जो पंचायत होती है वो भी यही फैसला करती है और पंचायती रूप से सुधीर और आंचल एक दूसरे को दोनों से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद जो सुधीर होता है वह कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता है और यहां पर आंचल जो होती है वो मनीष के साथ अपनी जिंदगी को खुशियों से जीने लगती है। सुधीर अपने घर के अंदर काफी ज्यादा मायूस रहता है और जब माता पिता देखते हैं कि उनका इकलौता लड़का काफी ज्यादा परेशान रहा करता है तो उसके बाद उसे समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह से परेशान क्यों हुआ करते हो। तो सुधीर जो अब तक अपने गम को अपने अंदर छुपाए हुआ था, जब उसके माता पिता उससे हालचाल पूछने लगते हैं तो एकदम से वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने माता पिता के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। जब माँ बाप देखते हैं कि उनका जवान बेटा उनके गले लिपटकर रो रहा है तो वह भी इस बात को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने बच्चे को रोता हुआ चुप कराते हैं। कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, वो लड़की ठीक नहीं थी और अगर वो ठीक होती तो पहले ही तुम्हारी बात मान लेती और यहीं पर हमारे साथ रहती। अब जो हो गया उसे भूल जाओ और भूल कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। इस बात को सुनकर सुधीर चुप तो हो जाता है लेकिन वह आंचल से सच्चा प्यार कर बैठा था और इसके बाद जब आंचल ने उसका दिल तोड़ दिया है तो उससे यह बात सहन नहीं होती और काफी दिनों तक वह ऐसी दुनाबुनी में लगा रहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी पत्नी मुझे क्यों छोड़कर चली गई, मेरे अंदर क्या कमी थी। लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि समय हर घाव को भर देता है, तो ऐसा ही सुधीर के साथ होता है। उसके प्यार के घाव को भी धीरे धीरे समय भर देता है और इसके बाद जो सुधीर होता है वह अपनी ड्यूटी को करने लगता है। लेकिन बार बार उसे अपनी पत्नी की याद आया करती है, वो बातें याद आया करती हैं जब वो दोनों एक साथ रहा करते थे और यहाँ पर जो आंचल होती है वह उसके साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी और इसी वजह से वह किताबों का सहारा लेने लगता है। वह सोचता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करता हूं और पढ़ाई लिखाई करके कम से कम मुझे मेरी पत्नी की याद नहीं आएगी और मैं किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाता हूं। इसके बाद सुधीर दिन रात एक करके मेहनत करता है और मेहनत के दौरान उसका ये सपना सफल भी होता है। वह कुछ दिनों में ही एक दरोगा का टेस्ट को क्लियर कर लेता है और उसके बाद वह दरोगा बन जाता है। दरोगा बनने के बाद सुधीर के माता पिता उससे दूसरी शादी के लिए बोलने लगते हैं क्योंकि पिछले 3-4 साल से लगातार वो उससे शादी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सुधीर बार बार मना कर दिया करता है क्योंकि वह अब नहीं चाहता अपनी
जिंदगी में ऐसे झमेले पालना जिस झमेले को लेकर वो पहले परेशान हो चुका है। तो इसी वजह से वह बार बार मना करता है, लेकिन लास्ट में उसने कह दिया था कि जब मैं बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद दूसरी शादी कर लूंगा। अब जैसे वो दरोगा बनता तो माता पिता उससे कहते हैं, तो वह माता पिता से कुछ दिनों की मोहलत और मांगता है। इसके बाद माता पिता भी कहते हैं कि ठीक है बेटा, लेकिन ये आखिरी बार है और अब तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी, क्योंकि तू हमारा इकलौता बेटा है। अगर कोई और हमारा बेटा होता तो उसके बाद हम लोग तुमसे नहीं बोलते, लेकिन अगर तू ही शादी नहीं करेगा तो हमारे वंश का नाम आगे कैसे बढ़ेगा। इस बात को सुधीर भी समझता है और कुछ दिनों की मोहलत लेकर अपनी ड्यूटी को करने लगता है। सुधीर खुद से ही अपना खाना बनाया करता है और खुद ही वहां पर अकेला रहकर ड्यूटी किया करता है। इसी दौरान सुधीर की ड्यूटी एक दिन एक नाके पर लग जाती है और वहां पर उसके साथ कुछ हवलदार भी थे और कुछ और पुलिस वाले भी थे। लेकिन आज सुबह सुबह जल्दी उसको ड्यूटी पर बुला लिया गया था और आज सुधीर ने खाना नहीं बनाया था। ऐसा अक्सर हो जाया करता था और उस टाइम पर वह बाहर से खाना मंगाकर खा लिया करता था। अब जैसे वो यहाँ पर आता है तो उसे भूख लगती है और उसके बाद वह एक हवलदार से कहने लगता है कि यार मुझे भूख लगी है, तो ऐसा कर कहीं पर कोई अच्छा सा खाना मिलता हो तो मेरे लिए खाना ले आ, मुझे भूख लगी है। इस बात को सुनकर जो हवलदार होता है वो चहकते हुए कहता है कि साहब, पास ही में एक महिला कचौड़ी बनाया करती है और उसकी कचौड़ियाँ काफी ज्यादा स्वादिष्ट हुआ करती हैं। मैं तो अक्सर उसे खाता रहा करता हूँ और आज आप भी ट्राई करो, मैं वहीं से आपके लिए लेकर आता हूँ। तो जो सुधीर होता है वो कहता है कि ठीक है ले आओ, कोई बात नहीं है। तो इसके बाद जो हवलदार होता है वहां से सीधा उस रेहड़ी पर जाता है जहां पर एक महिला कचौड़ी बनाया करती थी और वहां से कुछ कचौड़ियां सभी पुलिस वालों के लिए पैक करवा ले आता है। और यहां पर आने के बाद अब जैसे सुधीर इन कचौड़ियों को खाता है तो खाने के बाद उसका टेस्ट उसके दिमाग में बैठ जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट वो कचौड़ी उसे लगती हैं। आज तक उसने कई जगह बाहर का खाना खाया है, लेकिन इतना सादा सिंपल और इतनी अच्छी कचौड़ियां उसने जिंदगी में पहली बार खाई हैं। इस बात को देखकर वह उसकी तारीफ तो करना चाहता है, लेकिन वह नहीं करता है। और जब हवलदार उससे पूछता है कि साहब कैसा टेस्ट है, तो वो कहता है कि हाँ ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद वहां पर उनकी ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है और जैसे ही शाम के समय वह वापस अपने फ्लैट पर लौट रहा था तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना शाम को भी मैं जाते हुए वहीं से कचौड़ी ले जाऊं, क्योंकि उनका टेस्ट काफी लाजवाब था। इसी बात को सोचकर सुधीर उस रेहड़ी की तरफ जाने लगता है जहां पर उस हवलदार ने उस रेहड़ी को बताया था। और जैसे ही उस रेहड़ी पर पहुंचता है तो वहां पर रेहड़ी पर कचौड़ी बना रही महिला को देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है, क्योंकि सामने जो रेहड़ी पर कचौड़ी बना रही थी वह महिला और कोई नहीं, उसकी वही तलाकशुदा पत्नी है जिसने उसे छोड़कर उसके साथी कांस्टेबल को चूज किया था और वह यहां पर कचौड़ी बना रही है। देखने से उसके चेहरे पर लाचारी साफ साफ दिखाई दे रही थी कि मानो उसकी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो गई हो। जैसे सुधीर आंचल को वहां पर काम करते हुए देखता है तो एक मन तो उसका करता है कि जाकर सामने इस पर बोल दूं कि हो लिया तुम्हारा प्यार और कहां गया तुम्हारा प्यार जो तुम इस तरह से मजबूर होकर कचौड़ियां बना रही हो। लेकिन फिर वह कुछ सोचता है और सोचने के बाद वहां से उल्टे पांव वापस लौट जाता है और सीधा अपने कमरे पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद पूरी रात भर वह आंचल के बारे में सोचता है और उसको ये बातें काफी ज्यादा परेशान करती हैं कि वह एक कांस्टेबल के साथ गई थी, फिर इस कांस्टेबल को ऐसा क्या हो गया जो वो यहां पर कचौड़ियां बनाकर बेचने पर मजबूर हो गई हो। इस बात को सोचकर उसकी पूरी रात ऐसे निकल जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे वो वहां से दोबारा थाने में जाता है तो थाने में जाकर ये डिसाइड कर चुका था कि वह आंचल को बुलाकर यहीं पर उससे पूछेगा कि क्या कारण है जो वो इतनी मजबूर हो गई है। और इसी वजह से दूसरे दिन जाते ही वह सबसे पहले हवलदार से कहता है कि ऐसा करो, जो महिला कल वहां पर कचौड़ी बना रही थी उस कचौड़ी वाली महिला को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अब इस बात को सुनकर जो हवलदार होता है वह एकदम से हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि साहब क्या कोई गलती कर दी उसने। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं, गलती वलती कुछ नहीं की, बस उससे मुझे बात करनी है और तुम उसे यहां पर बुला कर लाओ। अब दरोगा का कहना था और हवलदार ना माने ऐसा हो नहीं सकता। और इसके बाद जो हवलदार साहब होते हैं वो वहां से सीधा उस कचौड़ी वाली महिला आंचल के पास पहुंच जाते हैं और उसको थाने बुलाने के लिए बोलने लगते हैं। अब आंचल जैसी पुलिस वाले को देखती है कि वो उसे थाने बुला रहा है तो उसके सामने हाथ जोड़ लेती है, कहती है कि साहब मुझसे कोई गलती हो गई क्या, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो और मैं आगे से कोई भी गलती नहीं करूंगी। लेकिन तभी हवलदार कहता है कि नहीं, कल साहब को तुम्हारी कचौड़ी खिलाई थी और वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर जो आंचल होती है उसके दिमाग में और भी बातें चलने लगती हैं और वह सोचने लगती है कि कचौड़ी की वजह से कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई जिस वजह से मुझे बुलाया जा रहा है। और वह डरते डराते उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में जो हवलदार होता है आंचल को अपने साथ बिठाकर सीधा थाने ले आता है और यहां पर आने के बाद जैसे वो उससे कहता है कि दरोगा साहब के पास चली जाओ, वो केबिन के अंदर हैं, तो उसके बाद आंचल धीरे धीरे डरती डराती केबिन के अंदर घुसती है। लेकिन जैसे केबिन के अंदर वह सुधीर को बैठा हुआ देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो पहले हवलदार था वो अब एक दरोगा बन चुका था और जो हवलदार के साथ भाग कर गई थी वो पूरी तरह से रोड पर आ गई थी और रोड किनारे कचौड़ी बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। और इधर जो सुधीर होता है वह आंचल की तरफ एकटक निहारता ही रहता है। थोड़ी देर तक ये माहौल ऐसे थम जाता है और उसके बाद जो सुधीर होता है वह आंचल से बैठने के लिए बोलता है। आंचल उस कुर्सी पर बैठ जाती है जो सामने पड़ी हुई थी और उसके बाद जो सुधीर होता है वह आंचल से कहने लगता है, देखो आंचल, जो मैं कहने
बताने जा रहा हूं उसको गलत मत समझना। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने तो एक हवलदार से शादी की थी, लेकिन उसके बाद वो हवलदार कहां चला गया और तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम यहां पर कचौड़ियां बेचने पर मजबूर हो गई। मुझे तो पता भी नहीं चलता, वो तो हवलदार ने मुझे एक कचौड़ी खिलाई और मुझे इनका टेस्ट काफी अच्छा लगा, तो इसी वजह से मैं दोबारा गया था और उसके बाद जब मैंने तुम्हें वहां पर देखा तो इसीलिए मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। अब आंचल के अंदर जो वो डर था कि पुलिस वाले उसे बुला रहे हैं वो तो गायब हो गया था, लेकिन अपने पहले पति को वहां पर देखकर उसे एकदम से बहुत कुछ अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है और उसके बाद एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब सुधीर देखता है कि आंचल उसके सामने रो रही है तो उसके बाद वो उसे चुप होने के लिए कहता है और अपना रुमाल देकर उसे आंसू पोंछने के लिए कहता है कि देखो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये बात पूछनी तो कोई बात नहीं, तुम यहां से जा सकती हो, मैं पुलिस में लगा हुआ हूं तो मैं अपने आप पता लगा लूंगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था और मुझे इसे पता लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं इस बात को लोगों में फैलाना नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे बारे में पता लगाना चाहता हूं और इसीलिए मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। तो उसके बाद जो आंचल होती है वह उसकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद सुधीर को अपनी पूरी कहानी सुना देती है। वह बताती है कि जब हम लोग तुम्हारे यहां से चले गए थे तो उसके बाद मैं मनीष के साथ रहने लगी, लेकिन मनीष का व्यवहार बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसा तुम्हारा था। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो मनीष होता है वह शराब पीकर घर आने लगता है और मुझ पर पिटाई लगाने लगता है। जब मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूं तो वह मुझे उल्टा धमकाने लगता है और कहता है कि तू पहले एक पति कर चुकी है और मेरी तो तुझसे दूसरी शादी हुई है, मेरी जिंदगी तूने पूरी तरह से बर्बाद कर दी और मैं तेरे साथ मजबूरी में रह रहा हूं। जब शराब के नशे में वो ये बातें कहता है तो मुझे भी पता चल जाता है कि मनीष कोई अच्छा इंसान नहीं है और उसके बाद मैं चुपचाप घर के अंदर रहने लगती हूं। लेकिन कुछ दिनों बाद जो मनीष होता है वह मुझे तलाक देने के लिए कहने लगता है और यहां पर मैं उससे रिक्वेस्ट भी करती हूं कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मुझे तलाक दे रही हो तो अब मैं कहां जाऊंगी, मेरे घर वाले भी मुझसे बात नहीं किया करते। लेकिन उसके बावजूद वो मुझे छोड़ देता है और उसके बाद जब मेरा और उसका तलाक हो जाता है तो मैं इधर उधर भटकने लगती हूं। लेकिन तभी मेरी दोस्ती एक प्रेमी नाम के लड़के से और हो जाती है, क्योंकि फिलहाल मेरे पास मनीष ने मुझे तलाक के एवज में लगभग 25 लाख रुपए दिए थे और वो 25 लाख रुपए मेरे पास थे। प्रेमी को यह बात पता चल जाती है और उसके बाद वह मेरे साथ रहने लगता है। स्टार्टिंग में वो भी बड़ा ही अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद वह भी अपना रंग दिखाता है जब मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं और वह मुझे ऐसे छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसने मुझसे शादी नहीं की थी और वह तो मेरे साथ ऐसे ही रहा करता था। इसके बाद अब मैं पूरी तरह से रोड पर आ गई थी, ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही कोई सहारा था। इसके बाद मजबूर होकर मैं यहाँ पर रेहड़ी लगाने लगी और उस रेहड़ी से अपना गुजारा किया करती हूँ और इसी तरह से समय बीत रहा है। इस पूरी बात को सुनने के बाद जो यहाँ पर सुधीर होता है उसके समझ में आ जाता है और वो कहने लगता है कि ठीक है चल, मैं यही जानना चाहता था और अब तुम बेशक से जा सकती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। इस बात को सुनकर आंचल अपनी आंखों में आंसू ले आती और अपने आंखों में आंसू लेकर वहां से बाहर निकल जाती है और सीधा अपने काम को करने लगती है। अब थाने में जो पुलिस वाले होते हैं वह इस चीज को देखकर बड़े हैरान होते हैं, लेकिन वहीं पर उसका एक पुराना साथी भी काम किया करता था और वह पुलिस वालों को सारी कहानी बता देता है। इसके बाद जो सुधीर होता है वो अपने घर वालों को फोन करता है और कहता है कि माँ बाबूजी मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूं और आप कोई अच्छी सी लड़की देखकर बेशक से मेरी शादी करा दो, कोई भी परेशानी नहीं है। घर वाले उसके लिए दूसरी लड़की देखते हैं और उससे उसकी शादी करा देते हैं और आज के समय में जो सुधीर है अपनी दूसरी पत्नी के साथ अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।